लर्निंग विद बीकेएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक और प्रश्न पत्र है जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है आयोजित किया गया था, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दिया हुआ है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजों पर किस सूरवीरों के मूर्तियां स्थापित है। तो इसमें ऑप्शन है जयमल पत्ता है, राव दलपत करण सिंह है, गोरा बादल है, भैरू चोरकल्ला जी है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसका उत्तर जयमल पत्ता जी है। और ये जो है वो कहाँ पर की गई है, सूरज पोल पे। बीकानेर दुर्ग में जो सूरज पोल जगह आई हुई है वहां पर है, वह हाथी पर, हाथियों पर है वो जयमल पत्ता की मूर्तियां स्थापित है, हाथियों पर स्थापित है। और यहाँ पर एक जूनागढ़ प्रशस्ति भी है, जूनागढ़ प्रशस्ति है वो भी यहाँ पर है, इस बात का भी आपको याद रखना है। तो ये मुख्य बातें है जो इसमें याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न ये कह रहा है इसमें कि राजस्थान में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ये प्रश्न है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन जयपुर, अजमेर, नागौर में होता है, कोटा, बूंदी, बारां में होता है, जोधपुर, पाली, सिरोही में होता है, अलवर, भरतपुर, दौसा में तो होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कोटा, बूंदी, बारां में होगा। कोटा, बूंदी, बारां जो कि हाड़ौती क्षेत्र, कहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र है, वहां पर है सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित होता है। सोयाबीन उत्पादित होता है, दालों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। और ये कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। कौन सी है, खरीफ की फसल है। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन उत्पादित होता है वो होता है मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना है। इसके बाद में महाराष्ट्र, राजस्थान का इसमें जो नंबर है वो तीसरा है, लगभग 6% के आसपास है वो राजस्थान में सोयाबीन उत्पादित होता है। इसके अलावा है इस क्षेत्र में है अलसी, अलसी भी बहुत ज्यादा उत्पादित होती है। अलसी के बारे में देखा जाए तो ये एक रबी की फसल है। कैसी है, रबी की फसल है, दालों की श्रेणी में आती है, रबी की फसल है। अगला जो हमारा प्रश्न है, 32वां प्रश्न है कि बाप बोल्डर बेंड राजस्थान के किस जिले में है। ये एक क्षेत्र है बाप बोल्डर बेंड, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है या पाली में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जोधपुर, जोधपुर में है ये क्षेत्र आया हुआ है। खनिज की दृष्टि से है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जोधपुर में आया हुआ है बाप बोल्डर क्षेत्र, बाप बोल्डर क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है वह है कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति कौन सी है। कन्हैयालाल जी सेठिया है वो राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। अब बात करते हैं इनका जो संबंध का है, ये है सुजानगढ़ से है, कहा है सुजानगढ़, जो कि चुरू में आया हुआ है, यहाँ से इनका संबंध है। तो देखो मेंजल है, लील टांस है, मायाड्री हेलो है, ये तीनों है। इसके अलावा है वो पाथल और पीथल, वह पीतल है, ये भी कन्हैयालाल सेठिया के प्रमुख रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की ये भी प्रमुख रचना है। लेकिन इसमें से है एक जो रचना दी हुई है मायर ए हेलो, ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना नहीं है। तो बात आती है कि ये किसकी रचना है, तो ये है सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मायर ड्रो हेलो। इसके अलावा एक और कन्हैयालाल सेठिया की एक और काव्य कृति आती है शब्द, कौन सी आती है, शब्द। इसको भी आपको याद रखा जा सकता है, शब्द। पातल और पीतल, क को एक आती है, क को, ये भी मुख्य तुमते। अब मायर और क्राहेलो ये है सत्य प्रकाश जोशी की है, किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की प्रमुख रचना है। अब सत्य प्रकाश जोशी की मायर हेलो के अलावा दो तीन और प्रमुख रचना है, जिसमें से कौन सी, एक तो है राधा, कौन सी है, राधा है, एक है गांगे, कौन सी है, गांगे, गांगेन, और तीसरी है बोल पार्वती, कौन सी है, बोल पार्वती, बोल पार्वती, ये सत्यनारायण जोशी की प्रमुख रचना है। तो राधा है, गांगे है, और मायोट्रो हेलो है, बोल पार्वती, सत्यनारायण जोशी की प्रमुख रचना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मायोट्रो हेलो है, यह कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है, ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। अगला जो प्रश्न है कि डामोर है, डामोर जो जनजाति है ये राजस्थान के मुख्य रूप से कौन से जिले में पाई जाती है। डामोर जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आता है, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद है, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी है, कोटा, बारह, झालावाड़ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा
और उदयपुर। डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर साइड में सबसे ज्यादा है वो निवास करती है। डामोर जनजाति के बारे में एक और याद रखा जा सकता है कि इसमें है वो पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, पुरुष भी आभूषण है वो पहनते डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले आते हैं, एक तो आता है छेला बावसी का मेला और एक आता है 11 की रेवड़ी का मेला। 11 का रेवड़ी का जो मेला है वो तो डूंगरपुर में पड़ता है और छेला बावसी का मेला है वो गुजरात में पड़ता है, इस बात का भी याद रखना है। तो ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं और इसमें है वो पुरुषों के द्वारा आभूषण पहना जाता है, इस बात को भी आपको याद रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है मालवी उपबोली कौन सी है, इसमें से मालवी की उपबोली कौन सी है? कांठे है, थड़ी है, अलवर है या रांगड़ी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो रागड़ी होगा। क्या होगा? रागड़ी। रागड़ी है वो एक मालवी की उपबोली है। बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी है। एक है निमाड़ी, निमाड़ी ये भी एक मालवी की उपबोली है। रागड़ी है ना, असल में ये आपके मालवी प्लस मारवाड़ी की संयुक्त बोली है और एक कर्कश बोली है, एक तरह से कर्कश बोली है। अब देखो इसके अलावा है एक तो है निमाड़ी है, ये इनकी उपबोली कही जाती है। एक तो कौन सी है? निमाड़ी, रागड़ी मालवी की उपबोली है। और इसके अलावा है प्रमुख उपबोलियां है वह है सोथवाड़ी। कौन सी है? सोथवाड़ी, सोथवाड़ी ये रागड़ी की उपबोली है। बात करते हैं कांठेली। कांठेली ये जयपुर की साइड में बोली जाती है, जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है, जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। जयपुर के उत्तर साइड में है और उसके पश्चिम साइड में है ये तोरावटी बोली जाती है। कौन सी बोला जाती है? तोरावटी, जो कि है झुंझुनू और सीमा जयपुर में आई हुई है, वहां पर ये बोली जाती है, तोरावटी भाषा बोली जाती है। ठीक है। एक इसमें जयपुर में वो नागर चौर बोली भी बोली जाती है। अलवरिक जैसी कोई बोली है ही नहीं है। थड़ी बोली है राजस्थान के उत्तर भाग में बोली जाती है, जिसमें सरदार शहर वगैरह आता है, सरदार शहर वगैरह वहां पर ये उत्तर भाग में और कुछ बीकानेर अंचल में भी ये बोली जाती है, मालवी की बोली है। अगला प्रश्न है 35वें के बाद में हम देखते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है या किससे संबंध प्रश्न क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 36वां प्रश्न ये है, इसमें दिया हुआ है कि जयपुर के किस शासक ने अपने पुत्री का विवाह है जहांगीर यानी शहजादा सलीम यानी जहांगीर से किया है? ऐसा शासक कौन सा था जिन्होंने जयपुर के शहजादा सलीम से यानी जहांगीर से विवाह किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा भगवंत दास। कौन सा होगा? भगवंत दास। और उनके किनका किया था? मानीबाई, मानबाई का विवाह किया था। किसका किया था? मानबाई का विवाह है इन्होंने शहजादा सलीम से किया था यानी जहांगीर से किया था। अब बात करते हैं अकबर के बारे में। और राजस्थान में है वो अकबर के द्वारा अकबर ने भी यहाँ पर 3-4 विवाह किए थे, जिसमें से एक तो आता है भारमल की पुत्री थी। एक तो कौन सी थी? भारमल जी की पुत्री थी, जिनका क्या नाम था? भारमल जी की पुत्री थी। एक तो हरकाबाई, देखो अकबर ने है एक तो किया था हरकाबाई जो कि भारमल की पुत्री थी। किसकी थी? भारमल की पुत्री थी। एक रुकमती से भी इन्होंने विवाह किया था, रुकमती से भी विवाह किया था। कौन थी रुकमती? तो रुकमती है मालदेव की पुत्री थी रुकमती। इसके अलावा नाथाबाई से भी विवाह किया था, हराय की पुत्री थी। एक आस्करण जो कि डूंगरपुर के मारावल थे, इनकी पुत्री से भी अकबर का विवाह हुआ था। तो अकबर का विवाह इनके साथ में हुआ था। सलीम का है विवाह एक तो मानबाई से हुआ था और एक हुआ था राय सिंह जी की पुत्री थी। इसके अलावा है एक है राय सिंह जी की पुत्री थी, इनके साथ में भी अकबर का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है भारमल जी है जिनको है वो अकबर ने है अकबर के सबसे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने जयपुर के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अविंदा स्वीकारी थी और अपनी बेटी भी ब्याही थी मुगलों के साथ में है। अगला प्रश्न है राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? मतलब उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क और उष्ण जलवायु तीनों पाई जाती है। झुंझुनू है, बारा है, सिरोही है या जोधपुर है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जोधपुर होगा। और राजस्थान का जो मरुस्थल भाग दो भागों में बांटा गया है, एक तो है शुष्क भाग और एक है अर्ध शुष्क भाग। 25 सेंटीमीटर
वाली रेखा है वो शुष्क भाग और अर्ध शुष्क भाग को अलग अलग करती है, अर्ध शुष्क भाग को अलग अलग करती है। अर्ध शुष्क भाग के बारे में देखा जाए तो इसको भी वापस 3-4 भागों में बांटा गया है, जैसे गोडवाड़ी भाग है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसके अलावा है गंगर का मैदान है, शेखावटी का जो क्षेत्र है, इनमें इनको बांटा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह राजस्थान के किस प्रदेश में है, वो बीहड़। बीहड़ के बारे में प्रश्न आया हुआ है, किसके बारे में है, बीहड़। बीहड़ के बारे में है कि बीहड़ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो बीहड़ है वो राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बीहड़ है वो पाए जाते हैं लूणी बेसिन पर पाए जाते हैं, माई बेसिन पर पाए जाते हैं, बनास बेसिन पर, चंबल बेसिन पर सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा चंबल बेसिन पर है वो बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल नदी है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। इसके अलावा है इसको है वेटलैंड भी कहा जाता है, उत्खलान स्थलाकृति के लिए, उत्खलान स्थलाकृति के लिए ये जो नदी है वो प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन यहाँ पर होता है, मिट्टी का जो सबसे ज्यादा कटाव है वो चंबल नदी बेसिन पर होता है, इसका जो सही उत्तर होगा वो चंबल नदी। और ये सबसे ज्यादा है बीहड़ क्षेत्र है, एक तो धौलपुर में पाया जाता है और एक पाया जाता है करौली में होता है और एक होता है सवाई माधोपुर। कहाँ पर होता है, सवाई माधोपुर। यहाँ पर ये क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये तीनों ही क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उत्खनन स्थलाकृति के लिए है वो क्षेत्र जाना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तो होगा चंबल बेसिन। माही बेसिन के बारे में देख लेते हैं। माही बेसिन के बारे में है वो एक तो है वो छप्पन का मैदान, कहाँ पर है, छप्पन का मैदान यहाँ पर है, माई बेसिन पर है, छप्पन का मैदान है। और इसका जो किनारे वाला भाग है इसको कांठल कहते हैं, क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। इसका जो किनारे वाला भाग है इसको कांठल कहा जाता है, माई नदी के किनारे वाला भाग को कांठल कहा जाता है। बात करते हैं लूणी नदी के बारे में, हमने देख लिया है लूणी नदी वाला क्षेत्र है वह राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश दोनों के अंतर्गत आता है। तो ये है वो आ गई। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस गुरु को गुरु गोरखनाथ जी ने दीक्षा दी थी, दादू दयाल ने दी थी, पिपाजी पिपाजी से दीक्षा गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी, दादू दयाल ने ली थी, पिपाजी ने ली थी, जाम्बू जी ने ली थी या रामदास जी ने ली थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तो होगा जाम्बू जी। अब देखो इसके अलावा जाम्बू जी के अलावा है वो जसनाथ जी ने भी इनसे साथ दीक्षा ली थी, इन्होंने दीक्षा ली थी। जाम्बू जी और जसनाथ जी है वो एक तरह से समकालीन है। जाम्बू जी को जो सबसे ज्यादा इन्होंने वो तपस्या वगैरह की थी वो की थी गोरखमालिया में की थी। कहाँ पर की थी, गोरखमालिया में उन्होंने तपस्या की थी और वहां पर ही दोनों मिलन हुआ था गोरखमालिया में। जाम्बू जी और जसनाथ जी दोनों के गुरु का नाम है वो गोरखनाथ जी था, क्योंकि ये दोनों ही एक तरह से समकालीन ही थे। जाम्बू जी है वो विष्णु धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और जसनाथ जी है जसनाजी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जाट जाति में इनका सबसे ज्यादा मान्यता है। बात करते हैं पीपा जी के बारे में। ये रामानंद जी के शिष्य थे। किनके थे, रामानंद जी के शिष्य थे और गागरोन के थे। कहाँ पर है, गागरोन के थे। राव प्रताप सिंह खिंची इनका मूल मुख्य नाम था पीपा जी का। ठीक है, रामदास जी के बारे में देखा जाए तो रामदास जी है ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। कौन थे, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें थी। एक तो थी शाहपुरा पीठ जिसमें रामचरण जी थे, इनके प्रवर्तक थे। दूसरी जो पीठ थी रेण शाखा जिनके दरियादास जी पर प्रवर्तक थे। तीसरी शाखा थी जो कि थी आपके सिंहतल शाखा। कौन सी थी, सिंहतल शाखा जिसके हरिराम दास जी प्रवर्तक थे। और चौथी जो पर्वत पीठ थी जो कि खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे रामदास जी। कौन थे, रामदास जी। रामदास जी है वो खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे। तो राजस्थान में राम स्नेह संप्रदाय के मुख्य रूप से 4 पीठें हैं और इस प्रकार से इसमें बात आती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली जो खेती है इस विधि को क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं ची माता कहते हैं। ची माता मुख्य रूप से ची माता कहते हैं, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा पाया है। एक तो आता है दचिया, मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, किसमें, मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है इसको तो दचिया कहते हैं। और जो वालरा क्षेत्र है, कौन सा है, वालर क्षेत्र है या वालरा क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो ये जो वालरा क्षेत्र है जो कि किसमें की जाती है खेती, सॉरी इसको तो वालरा खेती कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वालरा खेती कहते हैं। और ये ची माता
चीमाता खेती है ये मैदानी क्षेत्रों में होती है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली खेती है, इसको ये कहा जाता है। दजिया खेती है वो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, जबकि चीमाता खेती है वो ये की जाती है पहाड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कौन से विजेता प्राप्त नहीं है। बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहले सबसे पहले बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और जो कोच होता है, उत्तम कोच का प्रकार का जो प्रशिक्षण करवाता है, कोच है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अब राजस्थान में इसके लिए है वो एक दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। कौन सा है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड है। तो बात करते हैं, अनूप सिंह जी कुमार को मिल चुका है, सागरमल दायल को भी मिल चुका है, वीरेंद्र पुनिया को भी मिल चुका है, महेंद्र सिंह इनका इसका सही उत्तर होगा, महेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि पब्लिक स्कूल की प्रमुख विशेषता है, सॉरी, पब्लिक स्कूल होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है, ये इसमें प्रश्न पूछा गया है। आवासीय विद्यालय बिल्कुल होता है, इसमें सुविधा युक्त ये भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आरटी की धारा 14 है वो किसको सुनिश्चित करती है। आरटी की धारा जो 14 है इसका संबंध किससे है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसी बालक की आयु का सबूत न होने पर विद्यालय में प्रवेश से इनकार करना, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर होगा। ये यदि बालक की आयु का सबूत नहीं है तो विद्यालय है वो किसी भी प्रकार से इनको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये आरटी की धारा 14 में सुलिखित है। रोक और निष्कासन से संबंधित है वो धारा 16 में है। किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना और उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाने से संबंधित धारा है 17 आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बाल मित्र पुरस्कार का उद्देश्य खाली जगह से प्रभावित बच्चों को सहायता देना। बाल मजदूरी से, लैंगिक उत्पीड़न से, कुपोषण से या अंधापन से। इसका जो सही उत्तर होगा वो लैंगिक उत्पीड़न से है वो होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक के कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो बात करते हैं 1 से 5 तक, इनमें है वह 200 कार्य दिवस होते हैं और 800 घंटे होते हैं। बात करते हैं 1 से 8 कक्षा तक, तो इसमें 220 तो दिन होते हैं और कार्य घंटों की बात करें तो 1000 होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 से 5 वर्ष तक के लिए पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प मुख्य रूप से क्या है। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प मुख्य रूप से क्या है। बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में, तो इसकी शुरुआत अगस्त 2020 को हुई थी। कहां पर हुई थी? 2020 को हुई थी। तो इसका मुख्य जो सही उत्तर है, कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए, इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं, इसमें जो थाली मिलती है वो 20 रुपए की पहले मिलती थी, इसमें 8 रुपए है वह कस्टमर को देने पड़ते थे, जबकि 12 रुपए है वो सरकार की तरफ से दिए जाते। 20 रुपए में थाली पड़ती थी, 12 रुपए है वो अनुदान दिया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन अभी इसको 5 रुपए और बढ़ा दिया गया है, तो 8 + 17 यानी 25, 17 रुपए है वो राज्य सरकार है वो अनुदान देती है और 8 रुपए 25 रुपए में एक थाली पड़ती है, जिसमें है व्यक्ति को है वो 8 रुपए ही देने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुरुंजा जो पक्षी है ये कौन से जिले का शुभंकर है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो कुरुंजा पक्षी है वो कौन से जिले का शुभंकर है। जयपुर का है, जोधपुर का है, जालोर का है या झालावाड़ का है। देखो जयपुर के बारे में देखें तो इसमें है चीतल है वो जयपुर का प्रमुख शुभंकर है। जोधपुर के बारे में है तो कुरुंजा ही इसका प्रमुख शुभंकर है। झालावाड़ के है तो गागरोनी तोता, कौन सा है? गागरोनी तोता है वो इनका शुभंकर है। जालोर के बारे में बात करें तो भालू है वो शुभंकर आता है, भालू है वो शुभंकर आता है। अन्य शुभंकरों के बारे में देखें हम तो देखो, एक तो भरतपुर है, भरतपुर का जो शुभंकर है वो सारस है। क्या है? सारस है। इसके बाद में है अलवर का शुभंकर, अलवर का शुभंकर है वह है सांबर है। क्या है? सांबर है। इसी प्रकार से गंगानगर का शुभंकर, गंगानगर का जो शुभंकर है वह चिकरा है।
चिंकारा है। और सीकर का है वो साहिल है। इसके अलावा देखो देख लेते हैं सीकर, सीकर का है वह साहिल है, साहिल है सीकर का। इसके अलावा है राजहंस है, राजहंस है, ये नागौर का है। कहाँ का है? नागौर का है। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसके लिए पढ़ना लिखना एक अभियान है, इसके लिए न्यूनतम आयु है 15 वर्ष होती है। बात करते हैं अधिकतम आयु के बारे में तो 57 वर्ष है वो अधिकतम आयु होती है। और ये जो कार्यक्रम है वो 2003 से है वो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ददरेवा कौन से लोक देवता का जन्म स्थल है? बाबू जी का है, तेजा जी का है, गोगा जी का है या देवनारायण जी का है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा गोगा जी होगा। कौन सा होगा? गोगा जी है। ददरेवा है वो शुरू में आया हुआ, कहाँ पर आया हुआ है? शुरू में। एक प्रमुख और स्थल है जिनका नाम है दुर्मेड़ी, इसको है वो शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और इनको कहा जाता है दुर्मेड़ी, जहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था। दुर्मेड़ी जो कि नौहर तहसील हनुमानगढ़ में आया हो। कहाँ पर आया हो? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। और ये ददरेवा है वो शुरू में आया हुआ है। गोगा जी को है, गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इनके बारे में एक प्रमुख ये कथन प्रसिद्ध है कि गाँव गाँव खोगा, गाँव गाँव खेजड़ी। अब किसान है वो खेती करते समय हल पर राखड़ी बांधता है, गोगा राखड़ी, जिसमें कुल मिलाकर 9 तागे होते हैं, 9 होता है, ये याद रखना है। तेजा जी के बारे में है पर्वतसर है, खड़नाल है, प्रमुख स्थल है नागौर में आई हुई। देवनारायण जी के बारे में देखें तो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का आसीन वगैरह ये क्षेत्र है वो प्रमुख है, वो देवनारायण जी से संबंधित आता है। बाबू जी के बारे में देखें तो कोलूमठ क्षेत्र है वो फलोदी में आया हुआ है, ये कोलूमठ क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान दूध उत्पादन योजना के अंतर्गत दूध उत्पादन के लिए कौन से प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? पहले वो 2 रुपए किया जाता था, लेकिन अभी उसको 3 रुपए बढ़ाकर है वर्तमान में 5 रुपए किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 5 होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ तक क्लियर